हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MNB क्लासेस पे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को फिजिक्स की सीरीज पूरी कंप्लीट कराएंगे, जिसमें से कंपटीशन में पूछे जाने वाले सभी कंसेप्ट और जो टेस्ट हैं, जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, इस सीरीज़ को फॉलो करिएगा। इसमें हम फिजिक्स के सभी चैप्टर को लेके चलेंगे, एक एक करके चैप्टर को। इस वीडियो में खास बात यह है कि इसमें हम कंसेप्ट भी करेंगे और तुरंत आए हुए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उस चैप्टर के पूरे उस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आज जो विद्युत से बनने वाले जितने प्रश्न हैं उसके थ्योरी को समझेंगे और उससे बनने वाले क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, तो टेस्ट जरूर लगाइएगा जो पीछे मैंने टेस्ट ऐड किया है, जिससे आपको पता चले कि क्वेश्चन कैसे बनता है और कौन कौन हर एग्जाम में आए हुए प्रश्न मैंने लिया है। ठीक है, उस चीज़ को आप ज़रूर से करिएगा। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद हम लोग एक एक करके बिना टेस्ट लगाए आप जाइएगा मत। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते हैं पहले इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ना है। हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट को, फिर पढ़ेंगे हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर को, यानी चालक और अचालक को। फिर आगे देखिए AC और DC और रेक्टिफायर को समझेंगे कि AC का काम क्या होता है, DC का काम क्या होता है और रेक्टिफायर का काम क्या होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर को पढ़ेंगे और इन्वर्टर को पढ़ेंगे कि इन्वर्टर का कार्य क्या होता है और ट्रांसफार्मर में क्या क्या होता है। ठीक है, फिर डायनमो को भी पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक मोटर को भी पढ़ेंगे। जब पूछता है क्वेश्चन ना कि किसको यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो उस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे। विथ ग्राफिक के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, डायनमो के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में जानेंगे और इलेक्ट्रिक बल्ब और फ्यूज वायर के बारे में हम लोग समझेंगे कि इससे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं सेम इसी से बनने वाले क्वेश्चन मैंने पीछे ऐड किया है। ठीक है, तो इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टर और इंसुलेटर, AC, ट्रांसफार्मर और डायनमो इलेक्ट्रोमोटर और इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूज। इस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आगे चले तो हम समझते एक एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले विद्युत करंट। तो विद्युत क्या है? विद्युत तो हमारी जो आवेश होता है ना, चार्ज के बहने की दर को क्या बोलते हैं हम लोग? आवेश को कहने का मतलब कि आवेश बहने में जितना समय ले, यानी एकांक समय में जितना आवेश बहता है वो क्या कहलाता है? हमारा विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी परिभाषाएं हम लोगों को याद करते हुए चलनी है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके जो विद्युत से संबंधित मेन इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उसको हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए छोटी छोटी बातों को याद रखिएगा कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। ठीक है, और मेन पॉइंट पूछता है इसमें कि इसका मात्रक पूछ देता है। क्या पूछता है? इसका मात्रक। आप इसका मात्रक याद रखेंगे एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक पूछेगा तो क्या लगाएंगे? एम्पियर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और बात कर लेते हैं कि 1 कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित होने वाली आवेश को 1 एम्पियर बोलते हैं। 1 एम्पियर बराबर क्या बोल सकते हैं? 1 सेकेंड में जितने आवेश निकल जाएं उसको क्या बोलेंगे हम लोग? 1 एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, 1 एम्पियर किसको बोलेंगे? जब 1 सेकेंड में जितने आवेश निकलते हैं, यानी 1 सेकेंड में निकलने वाले आवेशों की दर को क्या बोला जाता है? 1 एम्पियर बोला जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि आवेश परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, एक और साथ में यहाँ पे बात याद रखिएगा कि इसको डिनोट किससे करते हैं? विद्युत धारा को हमेशा I से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। आइए चलते हैं आगे की चीज़ों को समझते हैं। अब बात कर लेते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर की। आप इसको जानते होंगे चालक। क्या? चालक और अचालक। ठीक है, तो आप बेसिक इसके में क्या क्या बस याद करना है, इसके थोड़ा सा एग्जांपल याद करने हैं। ठीक है, बेसिक आप जानते हैं कि चालक वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, आसानी से फ्लो कर लेता है, उस चालक कहलाता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं कर पाता है उसको क्या बोलते हैं? अचालक बोलते हैं। इतनी बात तो आपको पता होगी। ठीक है, आइए कुछ और बातें इसकी हम लोग समझते हैं। देखिए, वे पदार्थ जिनमें केवल विद्युत धारा के बिना किसी विशेष प्रतिरोध के प्रवाह हो सकती है उन्हें सुचालक पदार्थ कहते हैं। उदाहरण चांदी, कॉपर, तांबा, एल्युमिनियम को आप ले सकते हैं। ठीक है,
तो मैंने वही बेसिक फंडा बताया है। इसमें याद क्या करना है कि आपको बेसिक इसके एग्जाम्पल याद रख लेने हैं कि चांदी कैसा चालक है, क्या चालक है, कापर है, एल्युमिनियम है, ग्रेफाइट है, ये क्या है, हमारे कंडक्टर हैं। और बात कर लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो ना करे, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो ना करे वो क्या कहलाएगा, अचालक। जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करे, फ्लो करेगा, वो क्या कहलाएगा, कंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, इसमें होता क्या है कि कुचालक में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो ही नहीं पाता है, लेकिन हमारा जो कंडक्टर में होता है इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि परिभाषा तो सिंपल है, बस इसके जो एग्जाम्पल है उसको पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए आगे मैंने इसको समझाया है कैसे कैसे सवाल पूछता है। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं वोल्टेज और करंट क्या होती है। आप लोगों ने वोल्टेज और करंट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इसको आज से समझिएगा। देखिए वोल्टेज, आपको ये नल दिख रहा है ना, नल ये टोटी दिख रही है, इस टोटी को हम लोग जितना खोलते हैं क्या करता है, प्रेशर बढ़ा के पानी को तेज़ फेंकता है कि नहीं फेंकता है। उसी तरह वोल्टेज क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉन पर क्या है, दाब है। इसको जितना बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाएंगे, उतने इलेक्ट्रॉन का वो जो निकलने की दर है बढ़ती है। जितने दबाएंगे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जल्दी जल्दी फ्लो करेगा। ठीक है, और करंट को जानते हैं, करंट क्या है, करंट आवेशों का बहाना क्या कहलाता है, जितना तेज़ आवेश बहेगा उतना तेज़ करंट बहेगी। ठीक है, तो आवेश का बहाना करंट, और इलेक्ट्रॉनों का दाब क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है, सीधी सीधी भाषा में समझे तो। ठीक है, आइए और समझते हैं। आइए एसी और डीसी को समझ लेते हैं थोड़ा सा। एसी और डीसी का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, एसी डीसी होता क्या है, कौन खतरनाक होता है लोग। ठीक है, तो आइए इसके उपयोग के बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए एसी का उपयोग हम बताएं तो एसी सीधा सीधा, एसी में होता क्या है, जो हम लोग इसका उपयोग देखे होंगे ज़्यादातर घरों में होता है। ठीक है, तो एसी की खास बात यह है कि इसमें जो धारा का मान होता है ना, धारा का मान और इसकी दिशा दोनों क्या होती है, दोनों साथ बदलती है। ठीक है, क्योंकि इसीलिए तो करंट मार देता है। एसी डीसी में इसमें फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक है, तो एसी में कि कोई पूछे कि एसी के बारे में, तो एसी के बारे में आप बता दीजिएगा कि धारा का मान और दिशा दोनों समय के साथ क्या होते हैं, बदलते हैं। ठीक है, लेकिन डीसी की बात करें, डीसी में क्या होता है, आपको पेन ले लेते हैं। डीसी में धारा का मान और दिशा दोनों फिक्स होते हैं। जैसे कि आपको ग्राफ में दिख रहा होगा, यहाँ एसी का अगर आप देख रहे हैं फ्लक्चुएट कर रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, लेकिन यहीं आप डीसी का अगर आप देखे होंगे तो एकदम कांस्टेंट होता है इसका, इसमें कोई इसके पाथ में डिफरेंस नहीं आता, इसीलिए डीसी का करंट नहीं मारता है। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, जो डीसी होती है इसमें कम वोल्टेज होता है तो करंट नहीं मारते, लेकिन इसका जो करंट लगता है ज़्यादा वोल्ट का करंट लगेगा तो इसमें पकड़ता है, डीसी तो छोड़ने का नाम नहीं ले। लेकिन आप देखोगे एसी में होता है कि एसी झटका देता है, जब लाइन कहीं का आपको कटा हुआ पकड़ता है तो उसमें झटका देता है। क्यों, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएट होती है, इसमें थोड़ा छोड़ने की क्या होती है, चांस होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और बात करते हैं कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, एसी का उपयोग कहाँ करते हैं और डीसी का उपयोग कहाँ करते हैं। आमतौर पे आप लोग ने एसी का उपयोग कहाँ करते हैं, घर में करते हैं। और क्या क्या यूज करने में करते हैं, बल्बों को, कूलर, पंखा, टीवी आदि हम लोग एसी से ही चलाते हैं। ठीक है, बात करते हैं डीसी की, तो हमारे डीसी का उपयोग हम मोबाइल को चार्ज करने में, वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बैटरी को सेल जैसी चीज़ों को चार्ज करने में हम लोग डीसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी कि एसी और डीसी का काम क्या है और किसको कहते हैं। इस बातों को पॉइंट करके नोट करते जाइएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इस चीज़ को, और इसका उत्पादन कैसे होता है उसको समझेंगे, और वोल्टेज को और इसको परिवर्तक में किससे किससे में बदला जाता है उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके उत्पादन के बारे में समझ लें कि इसका उत्पादन कैसे होता है। तो हमेशा एसी का उत्पादन किससे होता है, अल्टरनेटर के द्वारा होता है। इस चीज़ को याद रखें, परीक्षा में पूछे वाली चीज़ है। देखिएगा ऐसे संबंधित क्वेश्चन मैंने टेस्ट में भी ऐड किए हैं। ठीक है, कोई पूछे आपसे कि एसी का उत्पादन किससे होता है, अल्टरनेटर से किया जाता है। और वहीं पूछ दे कि डिश धारा यानी डीसी का उत्पादन कहाँ किया जाता है, जनरेटर के द्वारा यानी डायनोमो के द्वारा किया जाता है। कहीं जनरेटर दे देगा और कहीं डायनोमो दे देगा तो ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे ना। अब बात कर लेते हैं कि और बात करते हैं वोल्टेज। एसी का उत्पादन 33 एयर वोल्टेज तक किया जा सकता है, यानी
AC का वोल्टेज 33,000, AC का उत्पादन हम लोग कहाँ तक कर सकते हैं, 33,000 वोल्टेज तक कर सकते हैं। वहीं बात करें DC का उत्पादन कहाँ तक हो सकता है, 650 वोल्टेज तक हो सकता है। जो हमारे यहाँ जो देखें पोल वाला खंभा होता है 11,000 वोल्टेज उस पर होता है, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर यहाँ कनेक्ट होता है, ट्रांसफार्मर के यहाँ से हमारे घर तक बिजली आती है, ठीक है। तो कोई पूछे कि DC का उत्पादन कितना वोल्टेज तक होता है, 650 तक, और AC का पूछे तो 33,000 वोल्टेज तक। इतनी बातें याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं चेंजर की, परिवर्तक किसको किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है। जब सवाल पूछता है कि AC को DC में परिवर्तन करने वाली युक्ति यानी कौन सी विधि है, तो रेक्टिफायर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसको किस में बदलते हैं, DC में, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा। इस रेक्टिफायर में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए रेक्टिफायर कैसा होता है, आपके तो दिख रहा है ना, ये क्या है, रेक्टिफायर्स हैं। इनकी क्या करते हैं, हमारे AC को DC में बदल देते हैं। और जो ये इन्वर्टर दिख रहा है आपको, देखिए ये हम लोग इन्वर्टर का प्रयोग कहाँ करते हैं, हम लोग जब DC को AC में, जब घर में बैटरी लगी होती है तो बैटरी जो होती है देखते हैं हम किससे जुड़ी होती है, एक इन्वर्टर से जुड़ती है यहाँ से, और यहाँ से हमको सप्लाई मिलती है इधर से AC में, ठीक है। ये AC करके देता है। इसके पहले क्या होता है, DC होता है, और इसमें से इन्वर्टर क्या कर देता है, हमको AC सप्लाई कर देता है, ठीक है। तो इतनी बातें याद रहेंगी ना कि AC को DC में परिवर्तन करने वाली युक्ति को डायोड कहते हैं। आप फिगर को दिमाग में रखिएगा। और DC को AC में परिवर्तन करने के लिए हम इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चले आगे समझ लेते हैं ट्रांसफार्मर में। देखिए बेसिक ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर जो होता है 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। दोनों को समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का काम क्या होता है, और ट्रांसफार्मर का बेसिक काम क्या होता है, बस इतना पहले ध्यान रख लीजिए। ट्रांसफार्मर का बेसिक काम होता है धारा के वोल्टेज को बढ़ाना, न कि धारा को बढ़ाना, ठीक है। कभी भी जो ट्रांसफार्मर होता है, याद रखिएगा, आपके धारा को नहीं बढ़ाता है, धारा के वोल्टेज को बढ़ाता है, ठीक है। इतनी बात याद रखिएगा। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या बात ट्रांसफार्मर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए कि धारा का वोल्टेज बढ़ाने के लिए स्टेप अप का प्रयोग किया जाता है। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में तारों के घेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है। देख रहे हैं पहली कुंडली, इसमें 2 कुंडली होती है ना, एक प्राथमिक और एक सेकेंडरी, ठीक है। एक प्राथमिक और द्वितीय एक सेकेंडरी कुंडली होती है। तो इसमें क्या करना बात पूछता है कि प्राइमरी में फेरों की संख्या अधिक होती है कि द्वितीयक में, तो आप किस में लगाएंगे, द्वितीयक में क्या होती है, ज़्यादा होती है, और प्रथम कुंडली में क्या होती है, कम होती है। इसको पहले याद रखिएगा। और बात कर लेते हैं आगे, इसका काम क्या है, मैंने बता दिया। धारा का वोल्टेज को बढ़ाने में हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, ठीक है। जब हम लोगों को एक स्थान से कहीं दूर पे भेजना रहता है ना, वहाँ पे हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही ना। तो कभी भी ये बात याद रखिए कि धारा का वोल्टेज बढ़ाता है और धारा के मान में कोई परिवर्तित नहीं करता है। इस फिगर से याद रखिएगा कि देख रहे हैं प्राइमरी में क्या है, फेरों की संख्या ये कितनी कम है, और लेकिन द्वितीयक में बहुत ज़्यादा ऐसे लगा रहता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे ना, डिफरेंस क्या क्या है। चलिए हटा देते हैं इसको। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो बातें मेन आपको बस याद रखनी है इसमें से, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को, ठीक है। आइए स्टेप डाउन में देख लेते हैं उसका काम क्या होता है। देखिए आपको फिगर सामने दिख रहा है। इसमें क्या होता है कि जो प्रथम कुंडली है ना, ये वाली, इसमें फेरों की संख्या देख रहे हैं ज़्यादा है, उसका उल्टा कर दीजिएगा। उसमें पहले में कम था, इसमें पहले में ज़्यादा है, इसमें दूसरे में देखिए कम है, ठीक है। पहला अंतर तो यहीं से हो गया। और ये क्या करता है, वोल्टेज को कम करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। जब थोड़ी दूर के लिए क्या करते हैं, पास में बिजली का हस्तांतरण करना होता है, तो वहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ कि ध्यान दीजिएगा कि ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना घटाना, ठीक है, न कि धारा के मान में परिवर्तन
करना। आ रही मेरी बात समझ में ना? तो प्राथमिक कुंडली में ताबों के तारों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है और सेकेंडरी में कम होती है। इतनी बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखें, प्रतिरोध को समझ लेते हैं थोड़ा सा। रेजिस्टेंस का नाम सुने होंगे, तो सीधा सीधा प्रतिरोध का बात ये याद रखिएगा दिमाग में कि विद्युत धारा के मार्ग में जो हमें रुकावट पैदा करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोला जाता है, ठीक है। तो और इसका जो मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। इसका फार्मूला भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी 2-3 बातें खास हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, आइए इस चीज़ को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। पहला तो इसका आप एक फार्मूला याद रखिएगा, आर प्रतिरोध बराबर आर बराबर वी अपन आई या आई बराबर वी अपन आर। इसको याद रखिएगा फार्मूला, क्योंकि इससे सवाल भी क्या करता है, बनाता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि चालक प्रतिरोध है वो किस पे डिपेंड करता है। तो प्रतिरोध हमारे चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। वहीं बात कर लें और चालकों की, और चालक में सेम इसका उल्टा होता है। वहाँ पे प्रतिरोध क्या होता है, घटता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, और चालक का प्रतिरोध घटता है, लेकिन चालक में क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। इतना अंतर याद रखें। तो आप बस चालक याद करिए, ठीक है, वो जब चालक का उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं एक और चीज़। आपको एक फार्मूला याद रखिएगा कि होता है आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। ये चीज़ें आप फार्मूला बहुत काम करता है। कभी कभी आपको कहता है कि क्या बात है, एक तार है उसका प्रतिरोध आपको कुछ दे देगा, कहेगा कि लंबाई को बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा कि नो चेंज होगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पड़ता है तो आप देख रहे हैं सीधा आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनली किसके है, एल के है, और आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनली 1/a है, ठीक है। तो कहने का मतलब जब लंबाई क्या है, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्षेत्रफल बढ़ाएगा तो प्रतिरोध घटेगा और लंबाई बढ़ाएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। इतनी बातें याद आ रही है ना? तो देखिए अब इस चीज़ को, एक और चीज़ यहाँ पे समझिए। कभी कभी आपने सुना होगा कि प्रतिरोध को किसी चालक के तार को 2 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, तो उस समय प्रतिरोध क्या होगा। तो एक याद रखिएगा, जब आपसे कहेगा सवाल में कि एक तार है उसका प्रतिरोध इतना ओम है, और लेकिन इसकी लंबाई को खींच के 2 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, तब प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए याद रखिएगा आर डैश बराबर एन स्क्वायर आर। कहने का मतलब हमारा ये है कि मैं कहूँ कि एक चालक का तार का प्रतिरोध कितना है, 5 ओम है, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि उस तार के बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया गया, तो अप्रतिरोध कितना होगा, तो 2 गुना, तो एन का मान 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4 यानी 4 गुना प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था पहले कि लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। इतनी बात याद रहेंगी ना? चलिए आगे समझते हैं। आप इन बातों को पूरी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। आगे समझ लेते हैं विद्युत बल्ब के बारे में, ठीक है। विद्युत बल्ब का प्रयोग कहाँ होता है, इसमें क्या क्या खास बात पूछी जाती है एग्जाम में, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, ठीक है। आइए, आपने विद्युत बल्ब देख ही रहा होगा, विद्युत बल्ब को आपने आँख से भी देखा होगा। तो इस विद्युत बल्ब में जो टेढ़ा वाला जो पैसे लटका रहता है ना, वो क्या इसको बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, टंगस्टन का, ठीक है। फ्यूज होता है तो यही उड़ जाता है, ठीक है। बाकी चीज़ों को लिखा रहता है। ये कांच की छड़ होती है, ये वाला जो इधर से होती है, और ये सुचालक होता है, ठीक है। ये पीतल की टोपी आपको लगी होती है, देख रहे हैं, पीतल यहाँ पे ब्लैक है लेकिन पीतल का होता है। ये तो जो दिख रहा है ना टोटी है, वो छोटा छोटा, वो जाके फंस जाता है उसमें। अब फिलामेंट ये देख ही रहे हैं यहाँ पर। आगे बात कर लेते हैं इसमें खास बात क्या है। तो आपसे पूछे कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो सब लोग जानते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन। एक बात तो यहीं पर हो गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस धातु का ऑक्सीजन रोकने के लिए अंदर निर्वात भर दिया जाता है, निर्वात वाली गैसें भर दी जाती हैं। लेकिन बेसिक तरह से पूछता है कि हमारे विद्युत बल्ब में कौन सी गैसें भरी होती हैं, तो अब क्या बताएंगे, नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती हैं, ठीक है। ये दोनों बात बस याद रखिएगा। पूछेगा कि इसका आवरण पतले कांच का बना होता है, जो ऊपर वाला है देख रहे हैं ना, ये वाला किसका बना होता है, कांच का बना होता है। तो बल्ब के अंदर कौन सी 2 गैसें भरी होती हैं, नाइट्रोजन और आर्गन भरी होती हैं, ठीक है। ये नहीं भरी होती हैं तो ये क्या होता है, जो फिलामेंट है हमारा तुरंत उड़ जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या, ये दोनों गैसें भरी जाती हैं इसके अंदर।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना। तो इतनी बातें हम लोगों को प्रतिरोध के बारे में और विद्युत बल्ब के बारे में जानना चाहिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा फ्यूज के बारे में। ठीक है, फ्यूज की क्या क्या खास बात हैं, इससे क्या क्या बातें पूछता है। ठीक है, आइए देखते हैं फ्यूज के बारे में। आपके घरों में फ्यूज लगा होगा, कई प्रकार के फ्यूज देखे होंगे। एक पत्थर वाला ऐसा होता है, कैसा फ्यूज होता है, कुछ ऐसे फ्यूज आपने घर में देखे होंगे। ठीक है, ये सब क्या है, फ्यूज है, फ्यूज वायर। तो इसमें जो होता है ये ना, यहाँ पर देखेंगे तो एक पतला पतला इसमें एक तार लगा होता है। इसमें भी क्या होता है, बीच में पतला तार होता है, इसमें भी, यहाँ भी, और इसमें से एक पतला यहाँ पे ऐसे वायर कनेक्ट होता है। ठीक है, तो जो इस वायर की खास बात क्या होती है, इस वायर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, उसका प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस का होता है और इसका गलनांक न्यूनतम होता है। क्यों कि जब कोई शॉर्ट सर्किट करता है तो तुरंत क्या होता है, ये वाला वायर गल जाता है। ठीक है, तो प्रतिपथ से धारा कट जाती है, जिससे हमारे कोई भी उपकरण नुकसान नहीं होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे घरों में फ्यूज जो लगता है कितना तक लगता है कि हमारे कोई सामान जले ना, 220 वोल्टेज पर 5 एम्पियर का अनुमानित फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। अगर उतने वोल्टेज तक लाइट हम लोगों के पास आती है, अगर इससे अधिक आती है तो ये फ्यूज तार क्या होगा, जल। इतना पर देखें कोई भी सामान हमारा, कोई भी उपकरण चल जाता है 220 वोल्ट पे। तो इस चीज़ों को आप याद रखिएगा कि तीनों बातों को, कि फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। इसमें बच्चे डाउट में फंस जाते हैं। ठीक, इतनी बातें आपको फ्यूज से क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अब आ जाते हैं अपने टेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो जो भी ये टेस्ट लिया गया है, देख रहे हैं सभी एग्जामों में आए हुए प्रश्न हैं। तो आइए इसको, जो कंसेप्ट हमने अभी किया है उसको क्लियर करते हुए इसको भी देखेंगे कि हमारा कितना उसमें से फंस रहा है क्वेश्चन। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं कि सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। तो चांदी जो होता है, क्या होता है, विद्युत का सबसे सुचालक होता है, सर्वोत्तम माना जाता है। इसमें करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करती है, बहुत तेज़ी से फ्लो करती है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्या है कि प्रवाहित धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। कहने का मतलब एसी को डीसी में बदलना है। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फिल्टर का, रेक्टिफायर का, मोटर का, ट्रांसफार्मर का। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेक्टिफायर से बदलते हैं एसी को डीसी में। वहीं पूछते हैं कि दिश धारा को प्रतिवर्ती धारा में, तो क्या लगा देंगे, इन्वर्टर लगा देंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध मैंने क्या बोलना था, प्रतिरोध क्या होता है, हाई होता है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो गलनांक क्या होता है उसका, कम होता है। देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन में, बिजली बल्ब के में फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है। तो जो मैंने फिलामेंट बताया था, ऐसे ऐसे लगा था फ्यूज में, वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, देख रहे हैं क्वेश्चन ये पेपर में आए हुए हैं। आगे बात करते हैं। पाँचवा क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के किस में काम करता है। देखिए ट्रांसफार्मर हमेशा, मैंने पीछे बताया था कि ट्रांसफार्मर का सिर्फ एसी में प्रयोग होता है। ठीक है, डीसी में इसका प्रयोग हम लोग करते ही नहीं हैं। ठीक है, तो एक बात ये पूरी आप याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल एसी के लिए होता है। अब बात करें छठवां क्वेश्चन, तो डायनेमो एक मशीन है जिसका काम होता है, डायनेमो का काम क्या होता है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदलता है, सीधा विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है डायनेमो। जनरेटर में देखा होगा ना, जनरेटर काम क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो आप सीधा आंसर देख रहे हैं। अब बात दिमाग में रखेगा, ऑप्शन में डायरेक्ट खोजेंगे वही मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर सकते हैं क्वेश्चन की, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है। तो मैं बात समझा था ना, क्योंकि प्रतिरोध क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ेगा तो, और लंबाई बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो लगा देंगे कि लंबाई के साथ प्रतिरोध भी बढ़ता है। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है। चालक मैंने बताया था कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है, और लंबाई पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन बस दाब पे क्या करता है, दाब पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, बातें क्लियर हो रही होंगी अब। आइए आगे 9वां क्वेश्चन करते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, एसी को डीसी बदलने के लिए नहीं, डीसी को एसी बदलने के लिए नहीं, एसी वोल्टेज को ऊंचाई अपचाई, हाँ वोल्टेज कम या ज़्यादा करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डीसी में तो कोई काम ही नहीं होता है। ठीक है, इसका बात कर लेते हैं 10वां क्वेश्चन,
कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं। कह रहा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो विद्युत मोटर के द्वारा बोला। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है ना, तो ये बात याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट यूनिट निम्न में से किसका है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा की मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, आपको पता होगा। तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस है, देखिए ये कलर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा देगा क्वेश्चन को, बाकी क्वेश्चन वही होते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है, तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, मैंने बताया था नाइट्रोजन और आर्गन होती है ना, कौन सी होती है, नाइट्रोजन और आर्गन। तो इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, तो इसमें राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो फाइनली हमने टेस्ट लगा लिया, आपको टेस्ट लगा कैसा लगा आप वीडियो क्लास में ज़रूर बताइएगा। और हमारा अगर कंटेंट और जो टेस्ट अच्छा लग रहा है और टॉपिक अच्छे लग रहे हैं, इसी तरह हम लोग सभी टॉपिकों को क्या करेंगे, कवर करेंगे, कंसेप्ट प्लस। इस वीडियो में आपको हमेशा कंसेप्ट और टेस्ट दोनों मिलेंगे कि हम लोग कितना समझा, ठीक है, कितना समझा और देखें उससे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अगर मेरा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो पूरा देखा करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और सब अपने फ्रेंडों को जोड़िए, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह अगले सीरीज में, धन्यवाद।